प्रणाम। स्वागत है आप सबका झारखंड स्टडी के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 का नाम है सम्राट अशोक एक महान शासक। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। इसमें मेनली आपको किसके बारे में पढ़ना है? अशोक के बारे में, मगध सम्राट अशोक। ठीक, जो मौर्य वंश का था। किस वंश का भाई? मौर्य वंश का। बिंदुसार का बेटा था कौन? अशोक। ठीक, बिंदुसार का बेटा अशोक था, मौर्य वंश का था। आप याद रख लीजिएगा, मौर्य वंश का था, मगध का राजा था। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खाली जगह भाषा में है। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है भाई सब? प्राकृत भाषा में। किस प्राकृत भाषा में मिले? प्राकृत भाषा में। ठीक, ख नंबर में देखिए, उत्तरापद की राजधानी थी। उत्तरापद की राजधानी खाली जगह थी, तो कहाँ थी भाई? तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला लिख लीजिएगा, तक्षशिला। ठीक, तक्षशिला किसकी राजधानी थी? उत्तरापद की राजधानी थी। उसके बाद देखिए ग नंबर में है कलिंग युद्ध खाली जगह व खाली जगह के बीच लड़ा गया। तो कलिंग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो मगध और कलिंग के बीच। किसके किसके बीच? किसके किसके बीच भाई सब? मगध और कलिंग के बीच लड़ा गया। ठीक, 2 खाली जगह है, दोनों में एक में मगध भर लीजिएगा, एक में कलिंग भर लीजिएगा। ठीक, चलिए घ नंबर में देखिए, घ नंबर में अशोक के 13वें शिलालेख में खाली जगह युद्ध के भयानक परिणाम का उल्लेख है। तो 13वें शिलालेख में किस युद्ध के भयानक परिणाम का उल्लेख है? तो कलिंग युद्ध का। किसका? कलिंग युद्ध का। खाली जगह में क्या भर लीजिएगा? कलिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क में क्या है? 2 नंबर में आपको बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे या तो उत्तर दे। ठीक, तो 2 का कॉम है सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? सम्राट अशोक का साम्राज्य का विस्तार काफी विस्तृत क्षेत्र में था। आंसर में देखिए, सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार काफी विस्तृत क्षेत्र में था। अशोक का साम्राज्य मगध से लेकर अफगानिस्तान तक था। मगध अभी का बिहार, मगध से लेकर अफगानिस्तान तक था। ठीक, वहीं दक्षिण में उज्जैन अभी मध्य प्रदेश, ठीक, पर भी उसका नियंत्रण था। अभी का समय में उज्जैन कहाँ आएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तक भी, दक्षिण में भी उसका किसका नियंत्रण था? अशोक का नियंत्रण था। ठीक, साथ ही गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम विस्तार के भी प्रमाण मिले हैं। जूनागढ़ अभिलेख मिला है, उसमें जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा गया है? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सरकारी धन से करवाया था ना। तो जिससे इस चीज़ का साक्ष्य मिलता है कि मौर्य वंश का साम्राज्य कहाँ तक था? गुजरात तक था ना। तो गुजरात तक तो मौर्य वंश का साम्राज्य था, तो अशोक का भी होगा, क्योंकि मौर्य वंश का ही अशोक क्या है? उत्तराधिकारी है। ठीक, तो देखिए गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी विस्तार के भी प्रमाण मिले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक का सम्राट बहुत बड़ा था ना। यहाँ मगध से लेकर कहाँ तक भाई? अफगानिस्तान तक। इधर आपका उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, उधर गुजरात तक भी अशोक का क्या था? अशोक के नियंत्रण में आता था। गुजरात भी अशोक के नियंत्रण में आता था ना। चलिए देखिए, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? उसके नाम लिखिए। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य। अभी के समय में देखिएगा तो प्रांत का मतलब राज्य आएगा। ठीक, मतलब अशोक अपने साम्राज्य मतलब जिस पर उसका नियंत्रण था, जितने बड़े क्षेत्र में, उतने बड़े क्षेत्र को कितने प्रांतों में बांटा था, मतलब कितने राज्य में बांटा था, उसके नाम लिखिए। देखिए अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था, मतलब 5 राज्यों में बांटा था, जो इस प्रकार थे। उत्तरापद, अवंती, कलिंग, दक्षिणापद और प्रासी। तो उत्तरापद का राजधानी तक्षशिला, अवंती का राजधानी उज्जैनी, कलिंग का राजधानी तोसली, दक्षिणापद का राजधानी स्वर्णगिरी और प्रासी का राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक, आप याद कर लीजिएगा, दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी, ठीक, और प्रासी का राजधानी पाटलिपुत्र। इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए ग नंबर में अशोक का धम्म क्या था? धम्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? देखिए धम्म शब्द संस्कृत भाषा धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। ठीक, धम्म जो है संस्कृत भाषा का प्राकृत रूपांतरण है। धर्म मतलब धम्म जो शब्द है संस्कृत भाषा धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। मतलब संस्कृत भाषा में धर्म बोला जाता है, उसी को प्राकृत भाषा में क्या बोला जाता है? धम्म बोला जाता है। मतलब धर्म का मतलब क्या होता है? धम्म है। ठीक, तो अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना। यदि आप बहुत से कल्याणकारी और अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर हैं। ठीक, पाप रहित होना, यदि आप धर्म करना चाहते हैं तो आपको पाप रहित होना होगा। ठीक, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता रखना। मतलब दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता मतलब किसी को कठोर वाणी नहीं बोलना। ठीक, व्यवहार में मधुरता रखना, दया करना और दान की भावना रखना। तो इस प्रकार के तथ्यों को लेकर आप यदि चलते हैं तो आप किस मार्ग में हैं? धर्म के मार्ग में हैं, आप धर्म कर रहे हैं। ठीक, चौथा नंबर में है प्राणियों का वध न करना, हिंसा न करना। मतलब किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए और किसी भी
के भी विरुद्ध हिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। माता पिता, देखिए 5वां पॉइंट है माता पिता का आज्ञा मानना। माता पिता का क्या मानना भाई? आज्ञा मानना एवं गुरुजनों के प्रति आदर का भावना रखना। माता पिता का आज्ञा मानना, माता पिता जो बोलता है उसको करना चाहिए, और गुरुजनों के प्रति आदर की भावना रखना चाहिए। ठीक, 6वां पॉइंट में ब्राह्मण तथा श्रमिक के प्रति दानशीलता एवं गुलामों के प्रति उचित व्यवहार रखना चाहिए। ब्राह्मण और श्रमिक, जो ब्राह्मण होता है और श्रमिक होता है, वे काफ़ी क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, उसके प्रति क्या रखना चाहिए? दानशीलता रखना चाहिए एवं गुलामों के प्रति उचित व्यवहार रखना चाहिए। यदि आप ये सब कार्य कर रहे हैं तो आप धर्म के मार्ग पर हैं। ठीक, अशोक ने, देखिए अशोक ने धम्म में किसी देवी देवता की पूजा तथा कर्मकांड को नहीं माना था। अशोक ने धम्म में किसी देवी देवता की पूजा तथा कर्मकांड को नहीं माना था। ठीक, अशोक का जो धर्म था उसमें किसी भी देवी देवता का पूजा अशोक ने नहीं करने को बोला था। ठीक, अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अशोक ने अपना जो एक सिद्धांत बनाया था भाई, हिंसा नहीं करना, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता की भावना रखना, किसी का वध नहीं करना, गुरु के प्रति क्या रखना? आदर की भावना रखना। तो इन सब का प्रचार के लिए किसका नियुक्ति किया भाई? धम्म महामात्र का नियुक्ति किया ना। धम्म महामात्र जो क्या था? एक धर्म प्रचारक था। धम्म महामात्र क्या था? धर्म प्रचारक था। इसी का क्या किया? नियुक्ति किया अपने धर्म के प्रचार के लिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार से मिलती है? तो बोलता है अशोक जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, तो अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार से मिली? तो अशोक के बारे में हमें जानकारी कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से अशोक की जानकारी मिलती है। ठीक, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। ठीक, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है एवं मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज कौन था भाई? तो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? एक दरबारी था जो कहाँ पर आ गया? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, जब हेलेना को शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य, तभी मेगास्थनीज भी मौर्य के दरबार में रहने लगा। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से किसका जानकारी मिलता है? अशोक का जानकारी मिलता है। एवं अशोक द्वारा प्राप्त अभिलेख इस बात की पुष्टि करती है। और अशोक द्वारा जो आपको अभिलेख मिलता है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है ना। चलिए देखिए 3 नंबर में सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसका आंसर देखिए, मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। पाटलिपुत्र उस समय मगध का क्या था? राजधानी था, और राजधानी में ही राजा लोग रहते थे। तो जो राजधानी के आसपास वाला क्षेत्र था उसका नियंत्रण सीधे किसके पास होता था? सीधे सम्राट के पास होता था, यानी राजा के पास होता था। ठीक, राजा द्वारा विभिन्न विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक, विभिन्न विभागों में क्या किया जाता था? अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। राजा के जो जासूस होते थे वो विशेष रूप से किस लिए जासूस को बनाया जाता था? तो अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए। ठीक, राज परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। ठीक, प्रशासन कई छोटे प्रांतों में विभाग था। प्रशासन जो था अशोक के समय कई छोटे प्रांतों में विभाग था। अशोक के समय 5 प्रांत था। कितना प्रांत था? 5 प्रांत था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितना प्रांत था? 4 प्रांत था। लेकिन अशोक ने कलिंग को जीत लिया। कलिंग आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया और उसे अपने प्रांत में शामिल कर लिया। तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 4 में है सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? जो कलिंग युद्ध हुआ वो सम्राट अशोक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? देखिए कलिंग युद्ध अशोक जो मगध का सम्राट था, कलिंग युद्ध अशोक जो मगध का सम्राट था एवं नंदराज जो कलिंग का राजा था के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक, मैंने कलिंग का युद्ध अशोक और नंदराज के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1.5 लाख को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। ठीक, 1 लाख लोग मारे गए, कई लोग क्या हो गए? बर्बाद हो गए और 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया। ठीक, युद्धों में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। ठीक, युद्धों में ब्राह्मणों और श्रमिकों के गृहस्थियों के मारे जाने पर क्या हुआ? महान कष्ट हुआ ना।
सम्राट ने इस भयंकर नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा। जो अशोक था, इतना भयंकर जो नरसंहार हुआ, मतलब नर मतलब मानव का संहार, मतलब मानव का मारना काटना जो हुआ, उसको अपनी आंखों से देखा। ठीक, आंखों से देखा था। अशोक ने इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। इतना जो नरसंहार हुआ भाई, इतना भयंकर युद्ध हुआ, तो ना छोटे छोटे बच्चे को भी काट दिया गया था। तो इस सब को देखकर अशोक का हृदय क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। उसका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा। ठीक, उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली। उसके बाद वह क्या बन गया, बौद्ध बन गया। ठीक, तथा उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। तो क्या हुआ भाई, जो इस प्रकार का नरसंहार हुआ, तो इसको देखकर उसके हृदय में काफ़ी दया की भावना उमड़ पड़ी, और उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि आज के बाद कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। इतना इतना ना खतरनाक युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध। एकदम बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को, एकदम महिलाओं को भी काट कर रद्द कर दिया गया था। तो उसने क्या कर लिया, प्रतिज्ञा ले लिया कि आज के बाद हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद वे क्या बन गए, बौद्ध बन गया। बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक, उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। साम्राज्य में जितने भी संसाधन उपलब्ध थे वे जनता के भौतिक और नैतिक कल्याण में क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।